मेरी उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर पे जरूर जाइएगा और हैशटैग फ्री बलोचिस्तान में जो है अपना सपोर्ट आप दिखाइए, कि आप लोग जो है बलोच लोगों के साथ हैं। कोशिश करिए कि आप जो है बलोच लोगों के साथ इंटरेक्ट करें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और जिस तरह का भी आप सपोर्ट कर सकते हैं उनकी वॉइस को आप रेस करिए। बताइए लोगों को इसके बारे में कि वो किस तरह से जो है उनके ऊपर जो है इस तरह की अट्रोसिटीज होती हैं। और जो है उनको एटलीस्ट हम इतना तो सपोर्ट हम दे सकते हैं। बलूचिस्तान में जो एनफोर्स डिसअपेरेंसेस का प्रॉब्लम है, इसको समझने से पहले कुछ एक बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए, जो कि मुझे लगा कि आप सबको मैं बताऊं। जो कि उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, वो इंडिया से कैसे कनेक्टेड है, या फिर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा आज के बलूचिस्तान में, आज जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है वहां तक उसे पहुंचाने में। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। कुछ साल पहले मेरी नजर से एक आर्टिकल गुजरा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो 11 अगस्त 1947 में छपा था। उसमें उन्होंने एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज दिया था स्टेट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि उसको आज़ादी मिलने वाली है 15 अगस्त को। उस पर उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। फिर उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट किया। और उसके बाद उन्होंने तीसरे स्टेट, स्टेट ऑफ कलात, उसको भी एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज दिया था। अब स्टेट ऑफ कलात, मैंने सोचा कि यार स्टेट ऑफ कलात किधर है आज की डेट में? हमारे पास पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है फॉर दैट मैटर, लेकिन ये कलात कहाँ गया? तो मैंने इस पे थोड़ा सा डिग इन करना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि जो बलूचिस्तान है, जो कि उस वक्त में जिसे हम स्टेट ऑफ कलात के नाम से जानते थे, ये हमारे से और पाकिस्तान से भी एक हफ्ता पहले आजाद हुआ था, 5 अगस्त को। और आज हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हुआ क्या था कि थोड़ा सा इसमें हमें हिस्ट्री में जाना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस सब कॉन्टिनेंट को इन्वेट किया था 711 के आसपास, 7th सेंचुरी में, तो ये जो एरिया था आपका ईरान से आगे का हमारे पाकिस्तान तक, इसका जो है इस्लामाइजेशन का एक प्रोसेस बिगिन हुआ। और अगले 200 साल तक, 9th सेंचुरी तक आते आते, ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज थे अप टिल डेरा गाजी खान और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो है इस्लाम, जो सो कॉल्ड आपका रिलीजन ऑफ पीस है, वो आया। अ, इससे पहले इस रीजन में जो है पारसी बसते थे, जो कि जरथुस्ट को फॉलो करते थे, आप सबको पता होगा। जो कि हमारे यहाँ भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है पारसियों की। तो जो बलूचिस्तान रीजन था हमारा, ये लोग पारसिज्म को फॉलो करते थे। अब इस्लामाइजेशन के बाद भी जो था, ये कोई एक ऑर्गेनाइज कंट्री नहीं होती थी, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम है। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म की ट्राइब्स होती थी, जो कि अपने जो है 50-100 लोगों पे रूल किया करती थी। 12th सेंचुरी तक आते आते इनका जो है मीर जलाल खान, जो कि पहला किंग हुआ बलूचिस्तान का, इन्होंने जो है बलूचिस्तान की 44 अलग अलग ट्राइब्स को यूनिफाई किया और एक स्टेट ऑफ कलात की फॉर्मेशन करी 12th सेंचुरी के आसपास। इसके बाद इसके ऊपर कोई इन्वेजन्स तो नहीं हुए, लेकिन ये लोग एक मुख्तलिफ ट्रीटीज के चलते, जैसे फ्रेंडली रिलेशनशिप ट्रीटीज होती हैं, इंडिया की आज है, आपकी श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, वैसे ये लोग अफगानिस्तान और पर्जिया के साथ, उस टाइम का जो ईरान होता था, पर्जिया, उसके साथ ये लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे थे। अब 1838 तक जो है स्टेट ऑफ कलात जो है टोटली इंडिपेंडेंट था। इनफैक्ट जो ब्रिटिश राज जो आया इंडिया में, वो भी उससे पहले आ चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी, वो भी 1838 तक जो है बलूचिस्तान में नहीं आई थी। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि रशिया की जो ग्रेट गेम थी, रशिया जो है 1839 में कोशिश कर रहा था कि मैं सेंट्रल एशिया और जो आपका ग्वादर, ईरान और वो सारे ट्रेड रूट्स हैं, उसको जो है हम एक्सप्लोर करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे, रशिया जो है लैंडलॉक कंट्री है, यूएसएसआर जो हमारा पुराना सोवियत यूनियन है। तो अगर उन्हें ट्रेड रूट चाहिए तो उन्हें पूरा वाया जो है सी क्रॉस करके
उन्हें वेस्ट तक जाना पड़ता था। अब इन्होंने 1838 में ही सोच लिया था कि जो है हम एक ट्रेड रूट डिस्कवर करेंगे, जो कि आज चाइना कर रहा है बाय द वे, जिसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। ये रशिया 1838 में ही सोच चुका था। अब ब्रिटिश को जो है इससे खतरा महसूस हुआ कि अगर रशिया यहाँ पे आएगा तो कम्युनिज्म आएगा, और ब्रिटिश एम्पायर को जो है इससे थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगा। इसके चलते ब्रिटिश एम्पायर ने महाराजा रंजीत सिंह से जो है कांटेक्ट किया, जो कि उस टाइम पे पेशावर का एरिया रूल कर रहे थे, लाहौर, पंजाब, पेशावर और जो नॉर्दर्न बेल्ट है आपकी। लेकिन जो पेशावर, खैबर पख्तूनवा, जो आपकी नॉर्दर्न बेल्ट थी हमारी हिंदुस्तान की, ब्रिटिश इंडिया की, वहां पे महाराजा रंजीत सिंह का रूल था। तो ब्रिटिश ने उनसे कहा कि आप एक काम करें, आप अफगानिस्तान में जो है हमें हमारी आर्मी ले जाने दें, पूरी एक जो जत्था होता है पूरा आर्म फोर्सेस का, जिसमें 2000 हमारे जो है सोल्जर्स जो है, आप पेशावर से जाने दीजिए और अफगानिस्तान में हमें इन्वेजन करने दीजिए, ताकि जो है हम रशियंस को रोक पाए। अब महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम तक ब्रिटिश को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी टेरिटरी से आपको जाने नहीं दे सकता। तो इसके चलते ब्रिटिश ने सोचा कि हम करें क्या। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अफगानिस्तान का, साउथ ऑफ अफगानिस्तान से एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढने की कोशिश करी, जो कि आपकी चमन की पहाड़ियां, जिसे हम आज की डेट में बोलान पास कहते हैं। जो यूजर्स हैं, जो देख रहे हैं, ऑडियंस है, वो इसे गूगल कर सकते हैं। ये अफगानिस्तान के साउथ और पाकिस्तान के नॉर्थ का एक एरिया है, जो कि पहाड़ी एरिया है, समवेयर अराउंड आप कह लें कि 20 से 30 किलोमीटर वाइड है, और इसका जो रास्ता है पाकिस्तान से ईरान की तरफ खुलता है। अब इन्होंने ये रूट तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन ये एरिया जो था बलूचिस्तान के पास था। तो अब ब्रिटिश ब्रिटिश ने वहां पे बात करी। अब उस टाइम पे जो बलूचिस्तान का जो राजा था मेहराब खान, उसने ये ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिश के साथ कि ठीक है, आप जो है अपनी जो ट्रूप्स हैं, इसको जो है आप हमारे यहाँ से आप ले जाएं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि बलूचिस्तान जो एरिया है, वहां पे दूर दूर तक आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे पहाड़ है सबसे ज्यादा। मतलब आप कह लें कि अगर एक ट्राइब या एक गांव आपका एक एरिया में बसा हुआ है, तो आपको 50 किलोमीटर तक और कोई दूसरा गांव मिलेगा ही नहीं। बीच में सिर्फ आपके रेगिस्तान मिल जाएंगे, पहाड़ियां मिल जाएंगी। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिश फोर्सेस ने वहां पे मार्च करना स्टार्ट किया, तो जो ट्राइब्स थे आपके, जो कबीले थे अलग अलग यहाँ पे, उन्होंने जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया रास्ते में ही। ठीक है, उन्होंने उनको अफगानिस्तान तक जाने ही नहीं दिया। अब ब्रिटिश को जब ये पता चला कि इन्होंने जो है हमारी ट्रूप्स को मार दिया, तो इन्होंने जो है बलूचिस्तान पे हमला कर दिया, इन्वेजन कर दिया। तो वो जो है आपका 1839 में बलूचिस्तान में ब्रिटिश का जो है पहला इन्वेजन हुआ था, जहां पे आपके करीब करीब इन्होंने 2000 बलोच औरतें और बच्चे मार दिए। और उसके बाद जो है बलूचिस्तान का जो राजा था मेहराब खान, उसको भी इन्होंने कत्ल कर दिया। इसके बाद जो है इन्होंने जो नॉर्दर्न एरियाज थे आपके, जो इन्हें चाहिए थे, पेशावर हो गया आपका, और जो है बोलान पास, चमन, क्वेटा जो है आज का, इन्होंने ये एरियाज जो है अपने अंदर मिला लिए और इनको नाम दिया चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है जी। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है इन्होंने अपने पास मिला मिला के, वहां से लेके आपका क्वेटा से लेके आपका जो है मकरान पोस्ट तक, जो आज की डेट में ईरान में आता है, इस एरिया को, नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरिया को इन्होंने अपने साथ मिला लिया। ड्यूरिन लाइन खींच दी उसके बाद, और जो है आधे एरियाज इन्होंने जो है अफगानिस्तान को लीज कर दिए, और आधे एरियाज जो है ईरान के हाथ में दे दिए। अब इससे हुआ ये कि जो बलूचिस्तान की ज्योग्राफी है, वो पूरी की पूरी इन्होंने खत्म कर दी। बेसिकली जो ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, या फिर फ्री बलूचिस्तान में जो लाखों बलोच है जो उसकी बात कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में मर्ज कर दिया इन्होंने, और एक साइजेबल पोर्शन, अराउंड 30% ऑफ द एरिया जो था, वो ईरान के पास दे दिया इन्होंने। सिर्फ इसलिए कि ईरान और अफगानिस्तान जो है ब्रिटिश एम्पायर से दोस्ती करे और रशिया को आने से मना कर दे। अच्छा, अब ये चलता रहा, ये ट्रीटी साइन हो गई। 1876 में मेहराब खान का जो बेटा था, मीर नासिर खान 2, मीर नासिर खान 2,
इसने एक और ट्रीटी साइन करी ब्रिटिश के साथ कि आप जो है जितने एरियाज आप ले चुके हैं वो आप रख लीजिए, जितना बचा है उस पर मैं रूल करूंगा। अब ब्रिटिश ने ये ट्रीटी साइन करके बलूचिस्तान को एक बार फिर से 1876 में इंडिपेंडेंस दे दी, और उन्होंने कह दिया कि जितना एरिया आपके पास बचा है, स्टेट ऑफ कलात, लसबेला, खारन और माकरान, जो कि ग्वादर का पोर्ट है जहां पे आज, इस पे आप रूल कर लीजिए, और जितना एरिया हमारे पास है वो हम रख लेते हैं। इसके बदले में उन्होंने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी, और जो मीर नासिर खान था उसको जो है इन्होंने सालाना 50,000 रुपए की एक एनुअल एक रकम अदा करने की इन्होंने प्रॉमिस कर दी। अब 1876 तक भी जो है ये सब चलता रहा। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया एक बार अपनी टेरिटरीज खो के, बट एवरीथिंग वाज फाइन टिल देन। अब प्रॉब्लम जो है देखिए आती है इंडिपेंडेंस के टाइम तक, जो जो हमारा 1947 में जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, यहाँ पे देखिए इनकी जो है प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। मोहम्मद अली जिन्ना, हम सब जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम जो है उनका, ही वॉज अ वेरी श्रूड मैन, बहुत चालाक आदमी था। एंड आई एम सॉरी अगर इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ उनके लिए, बट ये जानना जरूरी है लोगों के लिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। 1936 तक आते आते लोगों को पता चल चुका था कि जो है इंडिया में मुस्लिम लीग आ रही है, और जो है टू नेशन थ्योरी जो है घर कर चुकी थी हम सबके दिमाग में। तो इसके चलते जो खान ऑफ कलात था, इसने क्या किया, इसने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर बना लिया। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, ब्रिटिश कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस करते थे, इंडिया में प्रैक्टिस करते थे, और सारे के सारे हाई प्रोफाइल केसेस, पॉलिटिशियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के केसेस, इस तरह के केसेस वो लड़ते थे। प्रिंसली स्टेट्स के केसेस वो लड़ते थे, राजे महाराजे लोगों के। तो स्टेट ऑफ कलात ने क्या किया, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हायर कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी में, कि जो है आप हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप हमें एडवाइस करिएगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है आप हमारा केस लड़िए कि हम जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हम नहीं है, तो हमें आप जो है प्रिंसली स्टेट से दूर रखिए। अब इसके चलते हमने क्या किया, हमने नेपाल, भूटान, सिक्किम और ये जो कलात स्टेट थी बलूचिस्तान की, इसको हमने कैटेगरी बी में डाल दिया। ये हमारे बाकी 560 प्रिंसली स्टेट से जो है अलग रहे। और हुआ क्या कि स्टेट ऑफ कलात ने मोहम्मद अली जिन्ना को इतना ज्यादा पैसा दिया मुस्लिम लीग को फंड करने के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ हिज सर्विसेज, जो कि वो स्टेट ऑफ कलात को दे रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है उनका केस रख रहे थे। इसके बदले में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है खान कलात से पैसे लिए, और वही पैसा जो है मुस्लिम लीग को फंड कर रहा था इंडिया में। इसके अलावा जो मोहम्मद अली जिन्ना को जो फेवर्स दिए गए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना को उनके वजन का अराउंड 80 या 90 किलो का सोना दिया गया उनकी सर्विसेज के एक्सचेंज में। मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी फातिमा जिन्ना, उन्हें उस टाइम पे 70-80 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू का नेकलेस दिया गया एज अ गिफ्ट। मोहम्मद अली जिन्ना का जो पर्सनल बॉडीगार्ड था, वो खान ऑफ कलात का जो है पर्सनल बॉडीगार्ड होता था। ये लोग बलूचिस्तान जाते थे तो इनको 21 तोपों की सलामी देके जो है इनका स्वागत किया जाता था। तो इस तरह का स्टेचर था मोहम्मद अली जिन्ना का खान कलात के पास। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने 1936 में ही सोच लिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की डिमांड जो है नहीं मानती, तो हम जो है क्या करेंगे, हम बलूचिस्तान के पास जाएंगे और बलूचिस्तान से जो है स्ट्रगल करेंगे एक अलग मुल्क की। तो ये भी एक एंगल था जो कि बहुत सारी जगह नहीं छपा। ये कुछ एक बहुत ही फॉरेन रिसर्चर्स है आपके, उन्होंने ही एक दो जगह पे ये बात करी है, बट क्रेडिबल बात करी है। तो 1936 में ही उनके दिमाग में ये आइडिया आ चुका था कि जो है हम खान कलात की हेल्प ले लेंगे अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं बना पाई। तो ये उनके दिमाग में कुछ एक आइडियाज चल रहे थे। लेकिन आते आते जब इंडियन इंडिपेंडेंस आई हमारे पास, तो हुआ क्या कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उनकी खान कलात की, मोहम्मद अली जिन्ना की, ये 1947 में 4 अगस्त को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे लॉर्ड माउंटबेटन ने अग्री कर दिया
कि हम जो है स्टेट ऑफ कलात को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। पुरानी जितनी भी ट्रीटीज हैं ब्रिटिश के बीच में और खान कलात के बीच में, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगी ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, और जो है स्टेट ऑफ कलात एक इंडिपेंडेंट एरिया बनेगा वापस से। चले जी, ये भी बात ठीक हो गई। 5 तारीख को जो है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट भी हो गया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना 12 साल से खान कलात का जो है लीगल एडवाइजर था, तो उसको पता था कि बलूचिस्तान के अंदर रिसोर्सेज कितने हैं। अगर आप रिसोर्सेज की बात करेंगे तो आप कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज ले ले, वो बलूचिस्तान के अंदर आपको मिलेगा। आप प्लेटिनम बात करें, सोना बात करें, कॉपर बात करें, सिल्वर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो ये उस टाइम पे जिन्ना को पता था कि ये सारा का सारा जो है, स्पेशली गोल्ड जो कि सबसे ज्यादा निकलता है बलूचिस्तान के अंदर, ये सब हमें वहां पे मिलेगा। तो इस डिजाइन के चलते फिर उसने जो है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद खान कलात पे जो है प्रेशर डालना स्टार्ट किया कि जो है आप हमारे साथ मर्ज हो जाइए, आप हमारे साथ मिलिए और हम मिलके एक मुस्लिम नेशन बनाएंगे। जो बलूचिस्तान का जो खान था उसने कहा कि आप तो अभी अभी बने हैं और हम तो हैं जो है यहाँ पे 1300 साल से मुसलमान हैं और उससे 1000 साल से हमारा कल्चर है, तो हम तो आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, तो हम आपके साथ नहीं मिल सकते। आपको चाहिए तो आप हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप के ट्रीटी करिए और जो है हम उसमें आपका साथ देंगे, वी विल बी अ फ्रेंड टू यू। लेकिन होते होते हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है, अगेन जैसा मैंने कहा, वो एक चालाक आदमी था। ब्रिटिश जो था जाने से पहले नॉर्दर्न एरियाज में पेशावर, क्वेटा, खैबर पख्तूनवा, वहां पे जो है अपना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मिलिट्री गैरिजन, ये सब ऑलरेडी बना के जा चुका था। और 1947 का एक लेटर है बैरिस्टर जियाउद्दीन का, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था इस टाइम पे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले ही, कि स्ट्रेटेजिकली जो है जो नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारे क्वेटा के जो है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, तो बाकी का बलूचिस्तान आपके लिए यूजलेस है। तो इसके चलते जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि प्रेशर डालना स्टार्ट किया और जो है 1948 में उन्होंने मेजर जनरल अकबर खान को वहां भेज के जो है खान कलात से जबरदस्ती एक्सेशन की ट्रीटी साइन करा ली। अब ये वही मेजर जनरल अकबर खान है जिसने 1948 अक्टूबर में कश्मीर पे भी इन्वेजन किया था, जिनकी एक किताब आई थी रेडर्स इन कश्मीर, जिस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये वही बंदा है जिसने जो है बलूचिस्तान को भी एनेक्स किया फोर्सफुली। अब ये होने के बाद बलूचिस्तान में काफी आवाजें उठी, टोटल 5 बार इन पे जो है मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए। पहला जो है एक्सेशन के टाइम पे 1948 में स्टार्ट हुआ, वो जो है इनकी गवर्नमेंट ने मिलिट्री ऑपरेशन से जो है उसको दबाया। अगला ऑपरेशन 1958 में हुआ, अगेन मिलिट्री ऑपरेशन। 62 दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन। 73 से 77 4 साल एक इंसर्जेंसी चली। इन 4 सालों के अंदर इन्होंने जो वहां पे किया है वो मैं बता भी नहीं सकता आपको। बांग्लादेश से हार के 93,000 जो फौजी गए थे हमारे 1971 में, 1973 में इन्होंने उन्हीं फौजियों को जो है बलूचिस्तान भेज दिया। उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकता, ये लोग हेलीकॉप्टर से बलोच लोगों को ऊपर से गिरा रहे थे नीचे जिंदा, इस तरह की इनकी हरकतें थी। अच्छा, ये 4 साल मिलिट्री ऑपरेशन चला। अब जो अभी का हमारा मुद्दा है, जो 5वां मिलिट्री ऑपरेशन है, ये मुशर्रफ के दौर से चल रहा है, अराउंड 2000 से, और आज तक चलता आ रहा है। तो करीब करीब आप इसे देख ले तो 20 साल हो गए। इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी अली असगर मंगुलजाई। 2000 में ये एक बलोच एक्टिविस्ट था, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, जो कि इनके हक के लिए लड़ रहा था। इसको इन्होंने किडनैप किया, और हैरानी की बात यह है कि आज 20 साल हो गए, इसकी लाश भी नहीं मिली। ये जिंदा है मर गया किसी को पता भी नहीं है, 20 साल से ये गायब है। तो इनका जो भतीजा था नजरुल्ला बलोच, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन, वीबीएमपी। शायद आप लोगों ने ट्विटर वगैरह इंटरनेट पे देखी भी होगी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये लोग, इन लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया
अब इन मिलिट्री ऑपरेशन में पिछले 20 सालों में जो ऑफिशियल फिगर है 5,000 है। ऑफिशियल फिगर इन द सेंस कि 5,000 लोग ये लोग कहते हैं कि किडनैप हुए, मरे या फिर गायब कर दिए गए, लेकिन जो अनऑफिशियल नंबर है वो 50,000 का है। अब आप सोचिए कि 50,000 बंदा एक सिविलाइजेशन, एक स्टेट में से, एक खित्ते में से आप गायब कर दें, और कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, जो बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, जो कि एक क्रीम होता है किसी भी सोसाइटी का, जो कि इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड कर सकता है, या फिर जो है एक कंट्री को एक बेटरमेंट की तरफ ले जा सकता है, जो इन्होंने बांग्लादेश में किया। जब ये बांग्लादेश में घुसे थे तब भी इन्होंने यही किया था, इन्होंने डॉक्टर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मारा। वही काम ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि लोगों को बलूचिस्तान छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है अपनी जान बचा के। आज ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जर्मनी, यूएस, कनाडा, अगर आप इन कंट्रीज की बात करें तो कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 लाख बलोच जो है असाइलम लेके बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग लंदन, जो अपने घर वापस नहीं जा सकता है। ठीक है। ये लोग इन कंट्रीज में जाते हैं वाया अफगानिस्तान, वाया ईरान, कितने कितने दिन पैदल चल के जाते हैं। कुछ इनकी खबर नहीं है कि इनकी जान को कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी जान बचा के ये लोग भागे हुए हैं और बाहर असाइलम लेके बैठे हुए हैं किसी भी तरह से। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं इसमें आपको सुनाना चाहता था, क्योंकि मेरा आज का एजेंडा यही था कि मैं लोगों को बताऊं कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का असली चेहरा क्या है। तो अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं बस 5 मिनट लूंगा इसमें, ये कहानी मैं आपको बताता चलूं। एक बंदा था हैदर बलोच, लंदन में असाइलम लेके बैठा है, इससे मेरी बात हुई थी। इसको 2011 में आईएसआई ने किडनैप किया था। ठीक है। क्वेटा में अपने घर से इसको जो है आईएसआई ने किडनैप किया। अब जब ये लोग किसी को किडनैप करते हैं तो आप इनकी हरकतें देखिए। जब तक बंदा किडनैप रहता है ये लोग उसकी आंखें, उसके हाथ पैर बांध के उसको एक छोटे से सेल में रख देते हैं। उसको प्रॉपर खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता, उसको प्रे करने के लिए नहीं मिलता। एक कमरे और एक ही कपड़े में जो है उन्हें दे दिया जाता है कि आपको जो भी अपने डेली के काम है, आपको बाथरूम जाना है, नहाना है, आप सब इसी कमरे में करिए, आपको प्रे भी करना है तो आप इसी कमरे में करिए। अब वो बंदा बेचारा 3 साल तक टॉर्चर सेल में था। डेली ये लोग बेचारे उसको मारते थे, दिन में 3-3 4-4 बार, आंखें बंद करके उसकी। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि उसके बगल वाले सेल पे 15 साल का बच्चा था, जो कि वो अपनी आवाज से उसको फिगर आउट कर रहा था। तो एक 15-16 साल का बच्चा था। पाकिस्तानी आर्मी दिन में 5 बार उस 15 साल के बच्चे के साथ रेप कर रही थी। ठीक है। अब आप सोचिए कि ये लोग जितना इस्लाम, रिलीजन ऑफ पीस, भाईचारा, इस तरह की बातें करते हैं, दिन में 5 बार एक पाकिस्तानी ऑफिसर एक 15 साल के लड़के का रेप कर कैसे सकता है? मैं तो सोच के हैरान हो गया। उसके बाद जितने भी लोगों को ये लोग किडनैप करते हैं, उनको मेंटली ये लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं कि हम तुम्हारी माँ बहनों का रेप कर देंगे, तुम्हारे बाप भाई को हम लोग मार देंगे टेररिस्ट बोल के, और जो है तुम कबूल कर लो कि जो है तुम एक गद्दार हो, तुम एक टेररिस्ट हो। तो इस तरह से उनको मेंटल प्रेशर दिया जाता है। आधे आधे एक एक घंटे तक बिठा के उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं। उनके शरीर को बकायदा जिंदा टॉर्चर करने के लिए चाकू से काटा जाता है। जलती हुई सिगरेट उनके ऊपर लगाई जाती है, उनकी बॉडी पे। तो इस तरह की हरकतें जो है ये लोग करते हैं। अब अगर कोई मान जाता है तो ठीक है, उसको जो है ये लोग फिर उस पर केस वगैरह करके पाकिस्तान की जेलों में भेज देते हैं। कोई अगर नहीं मानता तो ये लोग उनको बल्क में मार देते हैं, 10, 20, 50 एक साथ करके, और बलूचिस्तान में कहीं भी जाके गाड़ देते हैं। ठीक है। एक एक 2-2 साल के बाद जाके मास ग्रेव्स मिलती है बलूचिस्तान में, जहां पे इस तरह की 20 और 50 लाशें मिलती हैं। अब आलम तो ऐसा हो चुका है राहुल जी, कि आप ये देखिए कि जो उनके रिश्तेदार है ना, वो उनको उनके कपड़ों से पहचानते हैं कि जो लास्ट टाइम ये घर से निकला था, या लास्ट टाइम जब इसकी किडनैपिंग हुई थी, तो इसने ये कपड़ा पहना हुआ था। वो कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। तो इस तरह से 2-2 3-3 साल बाद जो है सड़ी हुई लाशें जो है मिलती है, और इस तरह से वो लोग अपने मिसिंग फैमिली वालों को पहचानते हैं।
एक एक लेडी से मेरी बात हुई, उनके बेटे को जो है इसी तरह से गायब कर दिया गया था और 2 साल के बाद एक मास ग्रेव में उसकी लाश मिली ऐसे ही। आपको पता है उस लेडी ने मुझसे एक बात कही थी और ये बात सुन के मैं लिटरली रो पड़ा था उस टाइम पे। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी मर्तबा हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आपने हमारे बच्चे को मार भी दिया है ना, सिर्फ उसकी लाश हमें दे दो, तो हम इंतज़ार करना बंद कर दें। एटलीस्ट हम झूठी उम्मीद में ना रहें कि वो ज़िंदा वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इस तरह की हालत जो है इन्होंने उन लोगों की कर रखी है। सैड बात तो ये है कि बलूचिस्तान से आप जो है पाकिस्तान की 50% गैस जो है आप बलूचिस्तान से निकालते हो, लेकिन आज बलूचिस्तान में कोई आदमी गैस यूज़ नहीं कर सकता। वो लोग आज भी लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं, ठीक है? इन्होंने जो एरिया ब्रिटिश डेवलप करके गया था, जो बड़ी सिटीज़ थी, क्वेटा वगैरह, सिर्फ वही डेवलप्ड है। वरना जो वहाँ का ट्राइबल है, वो आज भी गड्ढा खोद-खोद के मिट्टी का पानी पी रहा है और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी चला रहा है। अ, हमारे जो लीडर है जिस मूवमेंट के साथ मैं जुड़ा हूँ, हरबयार मरी, इनके जो फादर थे नवाब खैर बख्श मरी, उनके बारे में भी आपने सुना हो, उन्होंने भी काफी स्ट्रगल करी है बलूचिस्तान में। इसके अलावा एक नाम आप सुनते होंगे, ब्राह्मदास बुख्ती। इनके जो फादर थे, दादा जान थे, सॉरी, नवाब अकबर बुख्ती। उन्होंने उनको जो है परवेज मुशर्रफ ने एक ऑपरेशन में जो है बॉम्बिंग करा के मरवा दिया। उसके बाद ये ब्राह्मदास बुख्ती की बहन और 9 साल की बेटी को जो है आर्मी ने मार दिया। अब यार मुझे आप एक बात बताइए, मेरी आज तक समझ नहीं आया कि एक औरत और एक 9 साल की बच्ची से आपको क्या खतरा था, या वो क्या टेररिज्म वो कर रही थी, स्पेशली जब वो नवाब घराने से थी। तो इस तरह की जो है इनकी हरकतें थी। आज जो है देखिए एक बलोच जो है हम इंडियंस की तरफ बहुत देखता है। मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम लोग इंडियन इस्टेब्लिशमेंट से काफी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प नहीं करते। पैसा तो खैर वो आपसे नहीं मांग रहे, क्योंकि जो जितना भी बलोच 10-15 लाख है बाहर है, जिस तरह से छोटे मोटे मीनियल जॉब्स वो लोग कर रहे हैं, उसी से जो है वो अपना मूवमेंट, अपने प्रोटेस्ट वगैरह फंड करते हैं। पर वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट हमें दिल्ली में एक एम्बेसी दे दीजिए, ताकि जो है हमारे लीडर हैं, हरबयार मरी हैं, वो वहाँ पे आए और वहाँ से जो है एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है रन करें। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं दे पाई उन्हें। हमने कहा कि किसी एक आधी रोड का नाम उनके नाम पे रख दीजिए, आप एक एटलीस्ट एक सपोर्ट तो जो है आप दिखाइए। वो सपोर्ट भी जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिखा सकी आज के टाइम पे। तो जो भी प्रोग्राम देख रहा है, मेरी उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर पे जरूर जाइएगा और हैशटैग फ्री बलोचिस्तान में जो है अपना सपोर्ट आप दिखाइए, कि आप लोग जो है बलोच लोगों के साथ हैं। कोशिश करिए कि आप जो है बलोच लोगों के साथ इंटरेक्ट करें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और जिस तरह का भी आप सपोर्ट कर सकते हैं उनकी वॉइस को आप रेस करिए। बताइए लोगों को इसके बारे में कि वो किस तरह से जो है उनके ऊपर जो है इस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं, और जो है उनको एटलीस्ट हम इतना तो सपोर्ट हम दे सकते हैं। अब हमें ये क्यों करना चाहिए, ये भी हमें एक बार समझ लेना चाहिए। बलूचिस्तान का जो किंग था, वो 1948 में एक बार जवाहरलाल नेहरू के पास आया था कि आप जो है, आप भी हमें एक बार रिकॉग्नाइज करके हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कर लीजिए। आप बस ये कह दीजिए कि आप हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम भी उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक एम्बेसी या फिर एक ट्रेड एंटिटी जो है दिल्ली में हमें दे दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने वो भी मना कर दिया। उसके बाद जो सरदार पटेल के चीफ सेक्रेटरी होते थे, वीपी मेनन, उन्होंने 27 जनवरी को ऑल इंडिया रेडियो पे एक झूठी अनाउंसमेंट कर दी कि जो खान है वो चाहता है कि जो बलूचिस्तान है वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। अब ये सुनते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने नेक्स्ट डे जो है बलूचिस्तान पे हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करती और ये गलती ना करती, तो शायद स्टेट ऑफ कलात जो है आज की डेट में इस तरह की जो है सफरिंग नहीं कर रहा होता। हैविंग सेड दैट, एक चीज हमें और देखनी चाहिए कि 72 साल पहले भी एज अ कंट्री हम लोग आजाद हो गए, पाकिस्तान भी बन गया, बहुत अच्छी बात है, मजहबी बुनियाद पे जो है उनको उसको बना दिया। बट आज ये कितना फेयर है कि जिस टाइम पे हम आजाद हुए, आज 72 साल के बाद एक कंट्री जो है पाकिस्तान की कॉलोनी बनी हुई है, और
आप यूनाइटेड नेशन तक पे भी चले जाए, यूनाइटेड नेशन तक भी बात करने को तैयार नहीं है उसके ऊपर। अमेरिका भी बात उस पर नहीं करता इसलिए क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में बेसिस चाहिए होते हैं अफगानिस्तान में अपना ऑपरेशन रन करने के लिए, और ये बेसिस आपको बलूचिस्तान के अंदर ही मिलते हैं। तो अमेरिका उस पर बात नहीं कर सकता, ब्रिटिश उस पर बात नहीं कर सकता क्योंकि ब्रिटिश के बेसिस हैं पाकिस्तान में। तो फिर इन लोगों के बारे में बात कौन करेगा, और इन लोगों के साथ इनके जो हकूक हैं, इनके जो हक हैं, इन्हें कौन दिलाएगा? तो इस सेंस में वो लोग जो है इंडिया की तरफ एक पॉजिटिव होप लेके देखते हैं। 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से एक स्पीच दी थी जहां पे उन्होंने सॉलिडेरिटी जो है दिखाई थी बलोच भाइयों के लिए। तो हमें जो है ये करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि बलोच जो है बाहर असाइलम लेके बैठा है, वो तो बाहर भी नहीं है, सेफ नहीं है। करीमा बलोच का इंसिडेंट आप लोगों ने देखा, वो कनाडा से निकली अपने घर मॉर्निंग वॉक करने के लिए और उसकी लाश जो है 2 दिन बाद आपको दरिया में मिल गई। स्वीडन में इसी तरह से एक बलोच जर्नलिस्ट था जो कि इनके बारे में लिख रहा था, पाकिस्तानियों के बारे में। उसको जो है किडनैप करके किडनैप किया, 5 महीने टॉर्चर किया, 5 महीने के बाद उसकी बॉडी जो है आपने एक ब्रिज के नीचे जाके फेंक दी। तो अगर बलोच अगर बाहर भी कहीं सेफ नहीं है तो फिर उनके लिए लड़ेगा कौन? आप चाहते क्या है कि वो दुनिया के नक्शे से साफ हो जाए? तो देखिए, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमारे सनातनी कल्चर में है कि हमारे पास अगर कोई आता है, हेल्प मांगता हुआ आता है तो हम करते हैं। हमने 1971 में बांग्लादेश की हेल्प करी थी। उसके बाद हमने तिब्बत की जो है एम्बेसी इन एग्जाइल है वो हमने धर्मशाला में खोल के दी। तो हम बलूचिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर सकते? अगर आप मुझसे पूछे तो हमारी गवर्नमेंट को एक्टिवली आना चाहिए और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और पैसा देना चाहिए। और जो है दिल्ली में वो एक एम्बेसी तो मांग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? इतनी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, आप इतनी एम्बेसीज हैं, आप एक दे दीजिए, वो लोग यहाँ आके करेंगे। और उसके बाद जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, हार्वर्ड जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, और वहां जाके जो है अपना अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो 2 साल पहले जब मैंने ये बातें सुनी तो कुछ जिसे कहते हैं कि मेरे अंदर बदल गया। इतनी जो इनके ऊपर तशद्दुद होती है, अपनी प्रॉब्लम्स तो खैर हम क्या ही गिने, लेकिन जब सोचने को मिलता है कि आपके पास साफ पीने का पानी नहीं है, आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, आज आप घर से बाहर निकलो तो शायद आपको आर्मी उठा के ले जाए, आपको टॉर्चर करे, आपको जान से मार के फेंक दे। अगर इस फियर में आप डेली जी रहे हो तो फिर हमारे हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो है मेरे हिसाब से जो है हम इंडियंस को देखना चाहिए और हम जो है अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मेरी कैपेसिटी इतनी थी कि मैं इन लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और इन लोगों की जो आवाज़ थी अ, वो जो है मैं दुनिया के आगे लाना चाहता था, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी किताब जो है इसमें करीब करीब 20 कहानियां हैं। 20 ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्हें इसी तरह से किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, इनकी बॉडी को जो है फेंक दिया गया। और इनकी बॉडीज जो है कई लोगों की बॉडीज मिली, जो है टॉर्चर्ड हालत में मिली, बहुत गंदी गंदी हालतों में मिली। कई लोग तो आज तक मिसिंग हैं जिनके घर वालों को पता भी नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गए। तो इनकी ऐसे 20 लोगों की कहानियां हैं, वो आएगी इस साल, आएगी अराउंड मिड ऑफ द ईयर, जुलाई अगस्त के आसपास। तो आप उसको पढ़िएगा और जो है अपनी वॉइस जो है आप सोशल मीडिया पे आके रेस करिएगा और जो है उनके साथ एक सॉलिडारिटी जो है आप दिखाइएगा। ये अब मैं कुछ ट्रू इंडोलॉजी के पुराने ट्वीट्स हम एक्चुअली संजो के रखते हैं, indictales.com चलाते हैं, उसमें कभी कभी डालते थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पुराने ट्वीट्स वो ट्विटर ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया, तो इसलिए गायब हो गए। जी जी। मगर बेसिकली ट्रू इंडोलॉजी ने एक और क्वेश्चन करा था विच आई थॉट थोड़ा सा वैलिड तो है। आई मीन यस, ह्यूमैनिटी में हमें और काम करना है, मगर ये था कि 1947 में इंडिपेंडेंस के समय हिंदू सिख पोग्राम, मैसिव पोग्राम हुए थे बलूचिस्तान में जी। उनको वहां से निकालने के लिए। तो ही वाज क्वेश्चनिंग कि हम इतनी ज्यादा सिंपैथी क्यों शो करते हैं, एंड विच वाज वैलिड। मतलब एक तरह से आप देखें वैलिड है। आज का समय अलग है और ये है, मगर बेसिकली एंटी हिंदू, एंटी सिख, एवरीथिंग विच इज नॉट इस्लाम। सो while we may show sympathy, it is finally it is the same Islam.
which so आपके ऊपर इसका क्या रिएक्शन है? राइट जी, जितना राहुल जी मैं आपका सवाल समझ पाया, बेसिकली बात उन सिखों की हो रही है जो बलूचिस्तान या उस रीजन में थे, राइट? हाँ जी, हिंदू और सिख जो उधर थे जी। जी, तो देखिए पहले हम दो बातें समझ लेते हैं कि 1947 में बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं था, ये हो गई एक चीज। ठीक है, बलूचिस्तान जैसा मैंने आपको बताया इट वाज एन इंडिपेंडेंट, वो हमसे भी एक हफ्ता पहले आजाद हो चुका था। बलूचिस्तान में हिंदू और सिख अब से नहीं रह रहा, ये बहुत पहले से रह रहा है। ठीक है, बलूचिस्तान के राजे महाराजाओं के मिनिस्टर जो हैं वो हिंदू और सिख होते थे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मेहराब खान पे जब पहला ब्रिटिश का अटैक हुआ था तो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो हिंदू था, दीवान बच्चा मुल, जो कि मर गया था उस अटैक में, उसको भी मारा गया था। और बाय द वे जिसने जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस्लाम कबूल किया था लास्ट टाइम पे, क्योंकि मेहराब खान ने कहा था कि आप हिंदू माइनॉरिटी हैं और आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके चलते जो है उसने इस्लाम कबूल किया और वो फिर लड़ा। ठीक है, ये प्रॉब्लम बलूचिस्तान की नहीं थी, जितना भी सिख माइग्रेट वहां से हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा कि ये उस तरफ वाले जो है पंजाब से आया है। ठीक है, बलूचिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं आज भी सिख रहता है। ठीक है, आज भी उन्हें वहां से निकाला नहीं गया, हिंदू आज भी है वहां पे। और जितनी मैंने वहां पे लोकल लोगों से बात करी, इनफैक्ट मैंने वीडियोस देखी हैं, बलूचिस्तान में ही आज भी ऐसे एरियाज है जहाँ पे हिंदू टेम्पल वेल प्रिजर्व्ड है। ये पाकिस्तान के और किसी एरिया में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको बलूचिस्तान के अंदर ही जो है फुली फंक्शनल मंदिर आपको मिलेंगे, फुली फंक्शनल गुरुद्वारे आपको मिलेंगे। और जो है उनके राइट्स को वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और वो लोग कहते हैं कि सिख हो या जो मर्जी हो, लेकिन ये हमारे साथ। अब मैं तो हैरान रह गया, एक फैमिली थी, जब मैं उनसे वीडियो पे बात कर रहा था, वहां पे कम से कम भी नहीं तो 3 या 4 आस पड़ोस की सिख फैमिली थी, वो लोग आके उनके साथ चाय पी रहे थे बैठ के। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बलूचिस्तान एरिया की नहीं है, नॉट बिकॉज कि मैं उनकी एडवोकेसी करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जो माइग्रेशन हुआ था वो ईस्ट पंजाब से हुआ था, ये बलूचिस्तान के रीजन से नहीं हुआ था। बलूचिस्तान ने तो इनफैक्ट उस टाइम पे अपने हिंदू और सिखों को जाने ही नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि ये आपकी जमीन है, ये आपका घर है, इसे छोड़ के आप क्यों जा रहे हैं। तो आज भी वो लोग रहते हैं वहां पे और खुशी से रहते हैं। और इनफैक्ट अभी हम बात कर रहे थे, जो हम आपका एक शक्तिपीठ है माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जो वेल प्रिजर्व्ड है, अगेन वो बलूचिस्तान के अंदर है, क्वेटा के अंदर है वो। तो ये मिसकंसेप्शन है, वहां पे बलूचिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप कहें कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बिल्कुल है। जब हम ग्रेट गेम को देखते हैं सेंट्रल एशिया के, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, प्लस हम ये सोचते हैं कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कि हाँ हमें बलूचिस्तान के लिए या बलोच लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि यस दे आर वेरी मच यू नो सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड बाय पाकिस्तान। एज एन इंडियन जब मैं सोचता हूँ कि व्हाट इज इन इट फॉर मी एज अ कंट्री, एज एन इंडियन, पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ व्हाट इज इन इट फॉर मी, देन एज अ कंट्री इंडिया व्हाट इज इन इट फॉर मी। From this point of view, when I look at it, I just find that there's nothing much for a nation to indulge in a very tricky geopolitical situation where it has mostly to lose and very little to gain. For example, India Bangladesh में intervene किया, the gains are very little compared to the losses. None actually. So why should I again intervene in a place where I have nothing to gain but everything to lose? Right. इसका जो जवाब है मैं भी जो है आपके दो एस्पेक्ट्स में देना चाहूंगा, एज एन इंडियन एंड एज अ कंट्री। सी, एज एन इंडियन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा कल्चर है दैट वर्क्स मोर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये हमारे अंदर इम्बाइब्ड है। तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग फॉर यू टू गेन पर्सनली। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू अ वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट आंसर। पर्सनली अगर आप देखते हैं, पर्सनली आपके किसी और कंट्री के साथ भी रिश्ते होते हैं तो उससे आप पर्सनली गेन नहीं करते वैसे भी।
वो जो है आपको एक बड़े लेवल पे ऑन अ कंट्री लेवल आपको ऑन अ जियोपॉलिटिकल लेवल देखना होता है। अब जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें तो यस यू हैव लॉट्स इन इट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया। स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, अगर बलूचिस्तान फ्री हो जाता है, अगर आप ग्रेटर बलूचिस्तान की बात ना भी करें जो ईरान के पास है, अफगानिस्तान के पास है, जो आज का बलूचिस्तान है, अगर आप उसी को देख लें तो जो पाकिस्तान का साइज है वो ऑटोमेटिकली आधा रिड्यूस हो जाता है। ये हो गई एक चीज। 47%, यस। ठीक है, 47-48% ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है जी। उसके बाद अगर आप उनको हेल्प करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली वो आपका एलाई हो जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान विल एक्चुअली बी सराउंडेड बाय टू एनिमीज। सो पाकिस्तान जो है एक टू फ्रंट वॉर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक तरफ जो है बलूचिस्तान, एक तरफ जो है इंडिया। अब बलूचिस्तान से ऑब्वियसली वो लीनियंसी की उम्मीद नहीं कर सकता बिकॉज 72 ईयर्स उन्होंने जो है उनके साथ इतनी एट्रोसिटीज करी हैं, तो बलूचिस्तान की लीडरशिप इस बात को मानेगी ही नहीं। तीसरी चीज, अगर आप पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजी की बात करें तो बलूचिस्तान है इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप यूरेनियम, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, कोल, डायमंड, इन सब की आप बात करें तो दे आर वेरी रिच। तो जो है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो 1940s के टाइम पे फातिमा जिन्ना को 1 लाख रुपए का नेकलेस गिफ्ट कर सकते थे और जिन्ना को उसकी वजन का सोना गिफ्ट कर सकते थे, मर्सिडीज दे सकते थे, तो बीइंग अ फाइनेंशियली रिच प्रोविंस हमें ये देखना पड़ेगा कि इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एलाय। ठीक है, चौथी चीज अब ये देखें कि इंडियंस और सिख्स आज वहां रहते हैं, तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है कायम हो सकता है। आप कहने को तो अफगानिस्तान के साथ आपका कुछ नहीं है, अफगानिस्तान भी आपने लूज किया, लेकिन आप दिल्ली आके देखिए 5.5 लाख अफगानी आज लाजपत नगर में बसा हुआ है और कोई किसी रेफ्यूजी की तरह नहीं रहता, एक प्रॉपर अपनी दुकान खोल के प्रॉपर बिजनेस करता है, हमारे कॉलेजेस में जाता है। तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेटेजिकली देखिए बांग्लादेश की कंपैरिजन में अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, वी विल गेन हियर, वी हैव नथिंग टू लूज। सर मेरा सवाल ये है कि 1971 में डायरेक्टली इंटरवीन करते समय ज्योग्राफिकल हमें एक एडवांटेज था कि बांग्लादेश प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। अब अगर हम बलूचिस्तान के मामले में देखें तो डायरेक्ट फिजिकल कनेक्टिविटी उतनी नहीं है, लेकिन क्या हम 1971 की तरह ही पहले कोवर्ट ऑपरेशन करके फिर जब मौका सही हो तब फिजिकल इंटरवीन करना ठीक होगा, या फिर शुरुआत हम ऐसे करें कि पहले आप पीओके लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिर धीरे धीरे आगे जाके आप बलूचिस्तान के बारे में सोच सकते हैं डायरेक्ट इंटरवीन करने के बारे में? सी राहुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बस उसमें एक छोटा सा फ्लॉ है। पीओके अगर आपने ले भी लिया लेट्स से, तो वो बलूचिस्तान के अंदर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं देगा बिकॉज फिर आपका जो है वो पंजाब का जो और सिंध का जो प्रोविंस है, कराची, हैदराबाद, वो सारे जो है आपके बीच में आ जाते हैं। कोविड ऑपरेशन ही एक इसका सोल्यूशन है। अगर आपको उन्हें डायरेक्ट मिलिटरीली हेल्प करना है तो सी रूट है आपका, डायरेक्ट ग्वादर का पोर्ट है और मारा का पोर्ट है, जो है आप वहां से अपना ऑपरेशन रन कर सकते हो। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान के साथ बहुत पोरस है, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से आप कर सकते हो, जहाँ पे बाय द वे बलूच लिबरेशन आर्मी जो है BLA वहीं से अपने ऑपरेशन जो है रन करती है। तो अगर आप, इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो द बेस्ट वे टू एक्चुअली डू इट इज कि जो BLA है या फिर इस तरह के जो बलोच हैं, अगर आपको एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात करनी है, रादर आई वुड से कि आप उनको इंडिया ले आओ, ठीक है, वाया अफगानिस्तान और वाया सम अदर मीन्स, और यहाँ पे आप उन्हें अपनी आर्मी के साथ ट्रेन करो और उसके बाद उन्हें रिसोर्सेज दे के वापस से फ्रंट पे भेज दो एंड लेट देम फाइट देयर ओन वॉर। दिस इज हाउ यू हेल्प देम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंसिडरिंग कि हमारे पास इतनी सिवियर इश्यूज हैं बलोच लीडरशिप में, who do we think can we trust? मतलब Maris are not really comfortable with the other tribes. All the tribal warlords are actually not comfortable with the ये जो न्यू एस्पायरिंग लीडरशिप है जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो उनकी कॉमन मासेस से आया हुआ है, तो कैन बी एक्चुअली ट्रस्ट? क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपस के किसी झगड़े में ये हमें ना मरवा दें। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड ऐसा लग रहा है कि यू फॉलो दिस इशू वेरी क्लोजली, तो थैंक्स।
देखिए, ट्राइबल इश्यूज बलोचों में अभी से नहीं है, इट हैज बीन देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स सिंस द टाइम दे हैव एग्जिस्टेड, ठीक है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो उनकी सबसे बड़ी ट्राइब है आज की डेट में, मरीज, ठीक है, उसको जो है पूरे बलोच नेशन ने ही रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो अगर आप आई ट्राई टू शेयर इट विद यू, इन लोगों ने अपना एक लिबरेशन चार्टर भी निकाला है, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि द डे बलोचिस्तान गेट्स फ्री हमें करना क्या है। इट्स काइंड ऑफ अ डेमी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 70 पॉइंट्स उन्होंने लिख के दिए हैं। इट्स कॉल्ड द बलोच लिबरेशन चार्टर। इसको आप पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, समवेयर अराउंड 20 या 30 लैंग्वेजेस में इन्होंने किया है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि द डे बलोचिस्तान गेट्स फ्री, तो 2 साल तक जो है इसमें मरीज जो है अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे और इसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट। सो आइडियोलॉजिकली अगर आप आज देखो तो मरीज और बुक्तीज के बीच में भी कोई क्लैश नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो मरीज और बुक्तीज हैं, इनमें देयर इज अ रिलेशन, बेसिकली दे आर डिस्टेंट कजन्स। इनमें से शायद मरीज की कोई सिस्टर वगैरह थी जो बुक्तीज में जिसकी शादी भी हुई है, तो दे आर ऑन वन पेज टुगेदर। आपस के मसले की अगर आप बात करें, देखिए बलूचिस्तान के अंदर पहले आपस के मसले थे, लेकिन जो पंजाबी फाशिस्ट आर्मी ने जो इनके साथ किया है, उसने एक्चुअली इन सबको एक पेज पे जो है ये लोग लेके आ गए हैं। ऑन अ सेकेंड नोट, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जितना रेडिकलाइज्ड अफगानिस्तान या पश्तून बेल्ट है, उतना रेडिकलाइज्ड बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान में आपको रेडिकलाइजेशन के फुटप्रिंट्स अगर मिलते तो जो है वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे प्रिजर्व नहीं होते इतने वेल प्रिजर्व्ड, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बलूचिस्तान जो है उनका इस्लाम भी हद से ज्यादा सेकुलर है। इस तरह का इस्लाम आप इंडिया के अंदर भी नहीं देख सकते, इन द सेंस कि अगर आपका एक भाई हनाफी सुन्नी है, प्रॉपर जो कट्टर जो है सुन्नी मुसलमान है, तो आपका दूसरा सगा भाई जो है शिया हो सकता है, जिक्री हो सकता है, अहमदिया हो सकता है। वो लोग इतने ज्यादा सेकुलर है अपने इस्लाम में। तो आई डोंट थिंक कि आगे चल के हमें इनसे कोई खतरा होगा। थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन जरूर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स बनाई हुई हैं, तो उनको जो है ऑटोमेटिकली आर्सेनल मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक कि हमें उससे कोई खतरा है। So I have just one question. I think, I mean, I had 2 questions, but I guess you had answered one of them already, regarding how exactly, radicalization post liberation of Baluchistan will not be a problem, will not be a problem, because you just said that the Islamic sects which are present there are more secular compared to what we had, faced in Bangladesh. So do you mean to say, sir, that, my understanding is that even though there were skirmishes before 1971 between Hindus and Muslims in Bangladesh, Hindus did occupy a very good position in Bangladesh before the liberation war, the Bangladesh liberation war. But then post that, everything changed drastically. So do you mean to say that similar radicalization post liberation of Balochistan is not possible? That is my first question. Okay. Second thing is, how much can we expect Afghanistan to help us with, US withdrawing from there and the control going to Taliban? I would actually like to answer your second question first, Prashant. See, we cannot expect Afghanistan to help us because it has got its own share of problem. The Afghan peace talks are going nowhere, as you already know. So the US troops are not going to withdraw from there anytime soon. They never planned to, or they never intended to in the first place. So Afghanistan is out of question. Any which ways, we have invested at least 10 to 15 billions of dollars there, which we will see are just going to get wasted in next few months down the line. But having said that, what I would like to also tell you is radicalization cannot be a problem, because the Islam that has been followed in Balochistan is not secular from last 70 or 80 years. It has been secular from the last 1300 years, and they have kept it that way. Their religious practices are not as radicalized as you see in most parts of the India as well. So if you go and ask a local Baloch about his religion, he would tell you the name of his tribe. He will not say he is a Muslim. He will say he belongs to a Mari tribe or a Bhukti tribe or a Talpuri tribe, right? So
again, as I said, radicalization is something that we cannot foresee as a problem in Balochistan. Yes, Islam is their common and salient identity, but more than that, thousands of years of their culture, which is more close to the Zarathustra culture, the Persian culture, that is something that they value. And since you mentioned Bangladesh, you must know that why the war of Bangladesh took place in the first place. It was because of the language that the Punjabi Sunnis were trying to impose on them, which was Urdu. They were trying to alter or meddle with their culture and the language. This is the problem that they have been creating in Balochistan, but unsuccessfully. The only thing that Punjabi Sunnis have done is they have actually brought Baloch together on a common platform. So to answer your question in one word, no, radicalization will not be a problem. टोटल 5 बार इन पे जो है मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए। पहला जो है एक्सेशन के टाइम पे 1948 में स्टार्ट हुआ, वो जो है इनकी गवर्नमेंट ने मिलिट्री ऑपरेशन से जो है उसको दबाया। अगला ऑपरेशन 1958 में हुआ, अगेन मिलिट्री ऑपरेशन। 62 दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन। 73 से 77 4 साल एक इंसर्जेंसी चली। इन 4 सालों के अंदर इन्होंने जो वहां पे किया है वो मैं बता भी नहीं सकता आपको। बांग्लादेश से हार के 93,000 जो फौजी गए थे हमारे 1971 में, 1973 में इन्होंने उन्हीं फौजियों को जो है बलूचिस्तान भेज दिया। उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकता, ये लोग हेलीकॉप्टर से बलोच लोगों को ऊपर से गिरा रहे थे नीचे जिंदा। इस तरह की इनकी हरकतें थी। अच्छा, ये 4 साल मिलिट्री ऑपरेशन चला। अब जो अभी का हमारा मुद्दा है, जो 5वां मिलिट्री ऑपरेशन है, ये मुशर्रफ के दौर से चल रहा है, अराउंड 2000 से, और आज तक चलता आ रहा है।